Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Virtual, so very good evening everyone. कैसे हैं सब लोग? I hope you are good and doing well. So welcome everyone to your own YouTube channel Unacademy GATE CH। और मेरे दोस्त मैं हूं अभिषेक भारतीय और मैं करा रहा हूं आपको डिटेल्ड कोर्स ऑन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। मेरे दोस्त कॉम्पैक्शन हम लोग खत्म कर लिए थे इन द लास्ट क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसोलिडेशन। अगर मैं वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो ये सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर है 2 नंबर का वेटेज होल्ड करता है इन द गेट। ईएसई में बात करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में इस टॉपिक से मिल सकते हैं और मेंस में आपका एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको डिटेल में पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है और बढ़िया से एक एक चीज को समझना है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंसोलिडेशन सॉल्व। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बता देंगे कि भाई ऐसे भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, है ना। और अगर मैं अपने बारे में और थोड़ा बताऊं तो मेरे दोस्त, आई हैव बीन टीचिंग दिस फील्ड इन द गेट एंड ईएसई कैटेगरी सिंस लास्ट 8 years, got GATE all India rank 136, qualified ESE pre and mains in 2015 and qualified various state exam, got selected in RVNL through GATE and awarded as GATE ESE iconic educator of the year in 2022, taught more than 1 lakh aspirants who take both online and offline। चलिए, अगर मैं बात करता हूं रैंकिंग का जो अनअकैडमी के स्टूडेंट्स का रहा है तो टॉप 10 में सिविल में आपका रैंक 1 इज गिवन बाय शुभन मिश्रा, राइट। और अगर मैं बात करूं टॉप 100 में कितने सिविल के रैंकर्स थे इन अनअकैडमी, तो आउट ऑफ 100 17 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम अनअकैडमी, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज कंसोलिडेशन इन सॉइल। तो फटाफट मेरे दोस्त सब लोग ज्वाइन कर देंगे, चैट सेक्शन को लाल कर देंगे एंड वी विल बी लविंग दिस सेशन, यस। सो चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंसोलिडेशन इन सॉइल, चैप्टर 11 दैट इज कंसोलिडेशन इन सॉइल। स्टार्ट करते हैं सर सेशन को, ओके। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्नड अबाउट कॉम्पैक्शन। जब मैंने कॉम्पैक्शन का आपको बेसिक बताया था तो मैंने बोला था कंप्रेसिबिलिटी जहां पे कंप्रेसिबिलिटी को मैंने 3 पार्ट में बांटा था, योर कॉम्पैक्शन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, आपको याद होगा। तो उसी बात को हम वापस थोड़ा सा रीग्रुप करने वाले हैं ताकि हम कंसोलिडेशन को एक बेटर वे में समझ पाए एंड देन विल मूव ऑन। तो देखो यहां पे when you're talking about the consolidation in soil, तो आप यहां पे कैसा लोड अप्लाई करोगे? यू आर गोइंग टू अप्लाई सडन लोडिंग। कैसा लोड मेरे दोस्त? यू आर गोइंग टू अप्लाई सडन लोडिंग, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहां पे एक बेसिक पहले इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। Suppose this is a ground surface, right? This is a ground surface. What you have done, you have applied the sudden load, Q kilonewton per meter square। ये लोड आपका क्या है? सडन लोड है, दिस इज द सडन लोड। अब मेरे दोस्त यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो द ग्राउंड सरफेस कंसिस्ट ऑफ सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। इन जनरल यही होता है मेरे दोस्त, इन जनरल यही होता है आपके सॉइल में। सॉलिड, पानी, हवा तीनों आपको मौजूद रहता है, हाँ या ना? सही बात है, एकदम सही बात है। अब मेरे दोस्त
जब आप सडन लोड अप्लाई किए तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? एयर को कंप्रेस करना चाहेगा, एयर कंप्रेस होगा नहीं एंड एयर विल मूव आउट, एयर विल मूव आउट, एयर बाहर निकल जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगा, एयर कम्स आउट, एयर कम्स आउट। इसी को आप क्या बोलते हो? आप कॉम्पैक्शन बोल दो या इसी को हम क्या बोल दो? इनिशियल कंप्रेशन। इसी को हमने क्या बोल दिया? इनिशियल कंप्रेशन। सबसे पहले आपने जो डिस्चार्ज सरचार्ज लगाया वो सारा सरचार्ज किस पे गया? दैट एंटायर सरचार्ज इज टेकन अप बाय द एयर। एयर कंप्रेस होगा नहीं तो भैया एयर बाहर निकलेगा और सारा लोड का भार किस पे ट्रांसफर करेगा? वाटर पे। तो जो भी लोड आपने लगाया पहले एयर ने लिया, एयर जब बाहर निकला दैट इज ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियस, दैट इज ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियस। तो सारा लोड एयर किसको ट्रांसफर किया? पानी को ट्रांसफर किया। तो देखो यहां पे इनिशियल कंप्रेशन में क्या बोल रहे हैं? इंस्टैंटेनियस प्रोसेस, इंस्टैंटेनियस प्रोसेस। और यहां पे क्या बोल रहे हैं? जितना भी लोड है वो किसको ट्रांसफर हो गया? लोड इज ट्रांसफर्ड टू वाटर, लोड इज ट्रांसफर्ड टू वाटर। भैया पूरा लोड किस पे ट्रांसफर हो गया? पानी पे ट्रांसफर हो गया। जब आपने पहले लोड लगाया, जब आपने पहले सरचार्ज लगाया तो सारा लोड किसने बियर किया? एयर ने। एयर बाहर निकला, सारा लोड किसको दे दिया? पानी को दे दिया। ठीक है बात? अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे। सो नाउ लेट्स टेक द ग्राउंड सरफेस अगेन। सरचार्ज दिखा दे, सरचार्ज दिखा दे। जो आपने लोड लगाया है फॉर द कंसोलिडेशन, तो आपने जो लोड लगाया दैट इज क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस प्रोसेस के बाद यहां पे क्या बचा? सॉलिड प्लस वाटर बचा मेरे दोस्त, सॉलिड प्लस वाटर। मतलब कैन आई से दैट, कैन आई से दैट कि आपका जो सॉइल होगा वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा? कैन आई से दैट जो सॉइल होगा, सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड? एयर निकल चुका है, एयर निकल चुका है और एयर के निकलने के बाद जो सॉइल आपको बचा है उसके वॉइड्स में सिर्फ पानी है, और वॉइड्स में सिर्फ पानी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका जो सॉइल है वो क्या है? वो फुल्ली सैचुरेटेड है। ठीक है बात? फ्रॉम दिस पोजीशन टू द अदर पोजीशन, अगर मान लो यहां पे मेरा वॉल्यूम V1 है तो इधर मेरा वॉल्यूम क्या होगा? V2 होगा। इधर मेरा वॉल्यूम क्या होगा? V2 होगा। तो कैन आई से दैट V2 is less than V1? Yes or no? Can I say that the V2 is less than V1? देखो मेरे दोस्त, जब आपने लोड लगाया एयर बाहर निकला तो जिस वॉइड में एयर था वो खत्म हुआ, मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? कम हो गया। द सॉइल गॉट कंप्रेस्ड, द सॉइल गॉट कंप्रेस्ड। तो इसी रीजन से आपको यहां पे वॉल्यूम कम होता हुआ दिख रहा है। समझ में आया बात? तो अभी तक मैंने कंसोलिडेशन की बात की नहीं है मेरे दोस्त, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात किया है, दैट इज इनिशियल कंप्रेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ एयर, रिमूवल ऑफ एयर, जिसके कारण वॉइड्स कम हो रहे हैं, जिसके कारण वॉल्यूम ऑफ सॉइल कम हो रहा है। अब अगला पार्ट हमने क्या बोला कि ये जो सारा लोड है, ये लोड किसने ले लिया? ये लोड पानी ने ले लिया। Now again, the water is incompressible. The water is incompressible. तो अगर पानी incompressible है, अगर पानी incompressible है दोस्त, तो आप मुझे बताओ क्या होगा? The load was taken up by the water.
द लोड वॉज टेकन अप बाय द वाटर इज इनकम्प्रेसिबल. तो वाटर will escape out. Water will escape out gradually. धीरे धीरे होगा, टाइम टेकिंग होगा. वाटर विल escape out gradually. पानी धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा. क्यों? लोड लगा पानी पे, पानी को कंप्रेस करना चाहेगा, पानी कंप्रेस होगा नहीं, पानी अपना जगह ढूंढ के बाहर निकल जाएगा. राइट. सो द वाटर विल escape out gradually. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस, दिस इज referred as प्राइमरी कंसोलिडेशन. इसी को हम क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त? प्राइमरी कंसोलिडेशन. इसी को हम बोल रहे हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन. पानी का बाहर निकलना. अब देखो सिंपल बात है, पानी जब बाहर निकल रहा है, आपका सॉइल क्या फुल्ली सैचुरेटेड, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में आपका कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है. दैट इज प्राइमरी कंसोलिडेशन. क्लियर है बात? अच्छा, जब पानी बाहर निकलेगा तो जितना पोर्शन वो पानी लोड सह रहा था, जो बाहर निकल गया, वो लोड किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? भैया एयर बाहर निकला, लोड ट्रांसफर कर दिया पानी पे. अब पानी बाहर निकल रहा है, तो वो लोड अब किस पे ट्रांसफर होगा? That load will be transferred to the soil solids. ठीक है. तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त? Water will escape out gradually. The load carried by escaped water, ये किस पे ट्रांसफर होगा? इज ट्रांसफर टू सॉइल सॉलिड्स. किस पे ट्रांसफर हो रहा है दोस्त? सॉइल सॉलिड्स पे हो रहा है. अब इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू बनाते हैं. देखो यहां पे सब लोग, जैसे मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड सरफेस. ये आपका ग्राउंड सरफेस है, और इस पे क्या लगा है मेरे दोस्त? इस पे आपका सरचार्ज लगा है. ठीक है. इस पे आपका सरचार्ज लगा है. दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अगर हम बोले कि डेप्थ अपना कितना है, द डेप्थ इज जेड, वेट डेंसिटी सम गामा सैचुरेटेड होगा, क्योंकि आप कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो, तो आपका जो सॉइल होगा वो सैचुरेटेड स्टेट में होगा. जो सॉइल होगा वो क्या होगा? सैचुरेटेड स्टेट में होगा. तो समझोगे यहां पे ध्यान से. हमने एक पॉइंट लिया ए, हमने एक पॉइंट लिया बी. एक पॉइंट हमने लिया ए और एक पॉइंट हमने लिया बी. तो मेरे दोस्त यहां पे ध्यान दीजिए. यहां पे जरा ध्यान दीजिए. हमको क्या निकालना है? सिग्मा यू सिग्मा डैश. हमको क्या निकालना है? सिग्मा यू एंड सिग्मा डैश. तो इधर हम कर दे रहे पॉइंट्स. टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, सिग्मा डैश. तो यहां पे पॉइंट्स क्या अपना ए और बी. द पॉइंट्स आर ए एंड बी. तो एट पॉइंट ए, दिस आई एम ड्रॉइंग एट टी इक्वल टू 0. जब आपका सडन लोड लगा है, एयर नहीं है यहां पे, सिर्फ और सिर्फ पानी है. तो अगर ये लोड सडन लगा है, तो सारा जो सरचार्ज होगा वो कौन लेगा? पानी लेगा. सारा जो सरचार्ज होगा वो कौन लेगा? पानी लेगा. यहां पे वाटर टेबल बना दे रहा है. सारा सरचार्ज कौन लेगा? पानी लेगा. अब यहां पे ध्यान दो, एट पॉइंट ए. सिग्मा के लिए अगर हमको टोटल स्ट्रेस बताना है तो हम क्या करेंगे? आई विल
पुट माई हैंड एट द सेक्शन और देखेंगे ऊपर क्या है। तो अगर हम ए पे बात करें तो ए के ऊपर क्या दिख रहा है मेरे को, सिग्मा दिख रहा है, क्यू। आई कैन सी द स्ट्रेस ऑफ क्यू, राइट। अब अगर मैं पोर वाटर प्रेशर की बात करूं तो यहां पे दो तरीके का प्रेशर लग रहा है, एक हाइड्रोस्टैटिक है और एक जो आपने सरचार्ज लगाया है। तो अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 0 और मेरे पास जो सरचार्ज है वो सारा कौन ले रहा है, पानी ले रहा है। जो भी सरचार्ज है वो कौन ले रहा है दोस्त, इट इज टेकन अप बाय द वाटर। दैट मीन्स सिग्मा डैश विच इज सिग्मा माइनस यू क्या हो जाएगा, 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सरचार्ज हम लगाए हैं ये सडन है। आप इससे पहले जो सरचार्ज लोडिंग का केसेस पढ़े थे स्ट्रेस चैप्टर में वो ग्रेजुअल लोडिंग का केस था। जब आप लोड ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे थे तो वो लोड डायरेक्ट सॉलिड ले रहा था, इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आपका जो सडन लोड लगा है वो पानी लेगा पहले। तो ये जो आप अभी डायग्राम बना रहे हो या ये जो आप लिख रहे हो, दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0, जब सारा लोड पानी पे लगा है, पानी अभी बाहर नहीं निकला है, ठीक है। बी पे बात कर ले। बी पे टोटल स्ट्रेस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड प्लस क्यू। भैया इसके ऊपर क्या हमको ये देखना है, टोटल स्ट्रेस को क्या मतलब है, ग्रेजुअल है या सडन, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। यू की बात करें तो अगेन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस सरचार्ज, सो दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू जेड प्लस क्यू। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज इंटू जेड। द इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी गामा सबमर्ज इंटू जेड। क्लियर है यहां तक। तो अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द डायग्राम माय डियर फ्रेंड फॉर टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, effective stress, if I draw the diagram for total stress, neutral stress, effective stress, देखिए यहां पे सब लोग। So this is A, this is B। पहले मैं सिग्मा डायग्राम बना रहा हूं, तो मेरे दोस्त यहां पे आपको क्या दिखेगा, एट पॉइंट A, at point A the value is Q, at point A the value is Q, और यही आपका थ्रू आउट B तक जाएगा, यही आपका थ्रू आउट B तक जाएगा। और मेरे दोस्त ये वैल्यू बढ़ के कहां तक गया, ये वैल्यू बढ़ के कहां तक गया, Q प्लस गामा जेड तक गया। ये वैल्यू आपका Q हो जाएगा, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, गामा इंटू जेड। दिस वैल्यू इज व्हाट, नथिंग बट गामा इंटू जेड। तो मेरे दोस्त अब यहां पे जरा ध्यान दो, आपके लोड सडन हो या ग्रेजुअल हो, आपका लोड सडन हो या ग्रेजुअल हो, आपके टोटल स्ट्रेस डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे आपका लोड सडन हो चाहे आपका लोड ग्रेजुअल हो, आपके टोटल स्ट्रेस डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पोर वाटर प्रेशर डायग्राम। सो इफ आई ड्रॉ द पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, क्या बनने वाला दोस्त, देखो यहां पे यू डायग्राम, यू डायग्राम, दिस इज अ पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। सो एट पॉइंट ए वैल्यू इज यू, एट पॉइंट ए द वैल्यू इज यू, एट पॉइंट बी द वैल्यू इज यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। एट पॉइंट बी द वैल्यू इज U प्लस गामा W इंटू जेड। तो ये होगा Q प्लस गामा W इंटू जेड। सो दिस विल बी योर डायग्राम 1 by gamma W। सो दिस इज योर U डायग्राम। कौन सा डायग्राम दोस्त, U डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम। लास्ट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, लास्ट इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, सिग्मा डैश डायग्राम। तो आपको एट पॉइंट ए सिग्मा डैश इज 0, एट पॉइंट बी द वैल्यू इज गामा सबमर्ज इनटू जेड। तो देखिए यहां पे सब लोग, इधर आपका वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा,
गामा सबमर्ज इंटू जेड मिलेगा। इधर आपका वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, गामा सबमर्ज इंटू जेड मिलेगा। देखो अब यहां पे दिस इज गामा सबमर्ज इंटू जेड, दिस इज 1 बाई गामा सबमर्ज, दिस इज योर सिग्मा डैश डायग्राम। तो अगर आप कंपेयर करो ग्रेजुअल लोडिंग से, तो ग्रेजुअल लोडिंग में ये वाला पार्ट नहीं था, ये वाला पार्ट इसमें लगा हुआ था, राइट। ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ग्रेजुअल लोडिंग के केस में नहीं था, ये कहां लगा हुआ था, इस वाले पार्ट में आपको लगा हुआ दिख रहा था। यस और नो। तो मेरे दोस्त ये जो आपको डायग्राम बनाए हैं, दिस इज एट t इक्वल टू 0। ये जो आपका डायग्राम बना है ये कब बना है दोस्त, दिस इज एट t इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, इसी डायग्राम को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम बनाने जा रहे हैं एट सम टाइम t इज इक्वल टू t। इसी डायग्राम, समय बचाना है भाई, समय बचाना है। इसी को हम कॉपी कर रहे हैं और डायग्राम किसके लिए बना रहे दोस्त, एट t इज इक्वल टू t। अभी बाकी पोर्शन रहने दे रहे, बाकी पोर्शन रहने दे रहे। ओके, सो नाउ वी हैव टू मेक द डायग्राम एट t इज इक्वल टू t। जब t इक्वल टू t का मतलब क्या मतलब है, ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है, द वाटर इज कमिंग आउट, द वाटर इज कमिंग आउट स्लोली, द वाटर इज कमिंग आउट स्लोली, राइट। तो अब जब पानी निकल रहा है तो मैंने क्या बोला था, जितना पोर्शन ऑफ स्ट्रेस वो जो पानी बाहर निकला वो लिया था, वो किसको ट्रांसफर कर देगा, जल्दी से बताओगे, वो पानी किसको ट्रांसफर कर देगा, वो लोड जो पानी सह रहा था, वो लोड जो पानी सह रहा था कंसोलिडेशन से पहले और वो बाहर निकल गया, वो लोड किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो लोड किस पे ट्रांसफर हो जाएगा। यस, द लोड विल बी ट्रांसफर टू, the load will be transferred to soil solids, the load will be transferred to soil solids, right। अब देखो यहां पे, तो ये वाला पार्ट पे आते हैं, सिग्मा, सिग्मा को कोई मतलब नहीं, वो बिंदास आदमी है। सिग्मा क्या हुआ यहां पे, Q, B पे क्या हो जाएगा, Q प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर पे आते हैं, तो भाई मेरे अब ये पूरा क्यों नहीं ले रहा होगा, है ना, कुछ पोर्शन किस पे ट्रांसफर हो गया, सॉलिड पे हो गया। तो मेरे दोस्त लेट अस से ये कितना ले रहा होगा, Q माइनस डेल्टा Q, कितना ले रहा होगा, Q माइनस डेल्टा Q। इनिशियल जब था t इक्वल टू 0 पे तब Q ले रहा था। अब जब पानी बाहर निकला है, अब जब पानी बाहर निकला है तो कुछ पोर्शन ऑफ स्ट्रेस जो वो पानी बाहर निकला था वो किस पे ट्रांसफर कर दिया, सॉलिड पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब पानी इतना ही ले रहा है, ठीक है। इस पे आएंगे, Q माइनस डेल्टा Q प्लस गामा W इंटू जेड, Q माइनस डेल्टा Q प्लस गामा W इंटू जेड। आइए यहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस में बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, डेल्टा Q मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा सर। यहां पे क्या मिल जाएगा, डेल्टा Q प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड, डेल्टा Q प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। अब देखो अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं, अगर मैं इसको डायग्राम में समझाऊं, तो यहां पे तो कोई बदलाव नहीं है, दिस इज Q प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, दिस इज योर सिग्मा डायग्राम। यहां पे कोई बदलाव नहीं आया, यहां पे कोई बदलाव नहीं आया। इधर बात कर रहे हैं तो फॉर द यू डायग्राम ए में मेरा क्या मिल रहा है, Q माइनस डेल्टा Q, इधर क्या मिल रहा है, Q माइनस डेल्टा Q, इस वाले पार्ट में प्लस गामा W इंटू जेड, ठीक है।
So this becomes your pore water pressure diagram, U diagram. Pore water pressure diagram और U diagram. अब यही लोड, यही पोर्शन का लोड जो आपको यहां पे माइनस हुआ है, वो किस पे ट्रांसफर हो रहा है? वो किस पे ट्रांसफर हो रहा है, जल्दी बताओगे? That is getting transferred to सॉलिड. उतना ही सॉलिड पे ट्रांसफर हो रहा है. तो अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं ए और ये पॉइंट बोल रहे हैं बी, तो ये क्या हो गया? डेल्टा क्यू. इधर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू प्लस गामा सबमर्ज इनटू जेड. बस हो गया. दिस इज योर सिग्मा डैश डायग्राम. तो सर जो बात मैंने बोली कि लोड ट्रांसफर टू द सॉलिड, जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है, ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? बोलो गया? ये बात क्लियर हुआ यहां पे? नाउ एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन, जब पानी बाहर निकलना बंद हो गया है, that is at t is equal to infinite, because it is not a instantaneous process, it is a time taking process. ये बात आपको पहले भी बताए थे. और मेरे दोस्त, it will take good amount of time, sometime in days, sometime in years, for the water to come out. तो जब पानी पूरी तरीके से बाहर निकल चुका है, then in that point of time the entire surcharge will be transferred to which one? पानी पूरी तरीके से बाहर निकल गया है. जितना भी सरचार्ज है, पानी ने किस पे ट्रांसफर कर दिया है? अब सॉलिड पे ट्रांसफर कर दिया है. ठीक है. तो अब देखो, इसको फिर से हम कॉपी कर रहे हैं. इसको हम फिर से कॉपी कर रहे हैं. देखिए यहां पे. सो नाउ अब सिग्मा को मैं नहीं मिटाऊंगा, सिग्मा नहीं मिटाऊंगा. ठीक है, सिग्मा नहीं मिटाऊंगा. नाउ एट सम टाइम t is equal to t2, जहां पे हम बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ कंसोलिडेशन, एट एंड ऑफ कंसोलिडेशन, एट एंड ऑफ कंसोलिडेशन, जब पानी बाहर निकलना बंद हो गया है, जब पानी बाहर निकलना बंद हो गया, then the water stops coming out, then that means the entire load is transferred to the soil solids. अब समझे यहां पे ध्यान से? तो मेरे दोस्त, अब अगर हम बात कर रहे हैं पोर वाटर प्रेशर का, तो ये तो सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही बताएगा. तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. यहां पे क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू जेड. सिग्मा डैश क्यू, ये क्या हो जाएगा? क्यू प्लस गामा सबमर्ज इनटू जेड. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. अब देखो यहां पे फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम क्या करने जा रहे हैं हम? इसको तो पहले उड़ाएंगे, उड़ा दिए. ठीक है, देखिए यहां पे. तो यू डायग्राम कैसा बनेगा? यू डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी. ए पे मेरा वैल्यू 0 है, बी पे मेरा वैल्यू क्या है? गामा डब्ल्यू इंटू जेड, एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस लीनियरली. खत्म. सो दिस इज योर यू डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम. कब? जब कंसोलिडेशन ओवर हो गया है. कंसोलिडेशन मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन, मतलब आपका पानी का निकलना बंद हो गया. दैट मींस जितना भी सरचार्ज तुम लगाए थे वो किस पे ट्रांसफर हो गया है? दैट हैज बीन ट्रांसफर टू द सॉलिड्स. नेक्स्ट. तो अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? जो भी सरचार्ज लगाए हो वो ट्रांसफर किस पे हो गया है? सॉलिड्स पे. और यही डायग्राम तुमने ग्रेजुअल लोडिंग के केस में बनाया था. यही डायग्राम आपने किस केस में बनाया था? इन द केस ऑफ ग्रेजुअल लोडिंग. क्लियर है बात? बोलोगे मेरे दोस्त? तो यहां पे देखो, प्रोसेस में फिर से आपको समझा रहा हूं. यहां पे मैं आपको प्रोसेस फिर से समझा रहा हूं. देखो यहां पे ध्यान से. आपने क्या किया? यू हैव अप्लाइड द सरचार्ज, दैट इज द सडन लोडिंग.
at t is equal to 0, you applied this surcharge. Due to the application of this surcharge, क्या हुआ मेरे दोस्त? आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि सरचार्ज के एप्लीकेशन के कारण, यस, सारा सरचार्ज इनिशियल में कौन ले गया? वाटर ले गया. द एंटायर सरचार्ज विल बी टेकन अप बाय द वाटर, राइट? तो पूरा सरचार्ज आपको पानी पे दिख रहा है, सॉलिड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट? नेक्स्ट, जब कंसोलिडेशन हो रहा है तो कंसोलिडेशन के दौरान पानी को कंप्रेस करना चाहेगा सरचार्ज, लेकिन होगा नहीं, तो वो बाहर निकलेगा और लोड किस पे ट्रांसफर कर देगा? सॉलिड पे. तो मान लो डेल्टा क्यू वाला जो अमाउंट है, वो पानी जो ले रहा था वो बाहर निकल चुका है, तो सारा लोड किस पे ट्रांसफर हो गया? टू द सॉलिड. एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन, जब पानी निकलना बंद हो गया है, दैट मीन्स द एंटायर लोड इज ट्रांसफर्ड टू द सॉलिड. द एंटायर लोड इज ट्रांसफर्ड टू द सॉलिड. क्लियर है बात? तो वो चीज आपको दिख रहा है. तो ये जो प्रोसेस आपने देखा, दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ये तुरंत में नहीं होता है. ये जो था ये इंस्टेंटेनियस था, लेकिन ये जो अब हम बात कर रहे हैं, ये क्या है दोस्त? दिस प्राइमरी कंसोलिडेशन. ये क्या आपका? दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस. दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस. ये आपका समय लगता है दोस्त, ऐसे नहीं हो जाता, समय लगेगा. देखिए अब यहां पे, अब आफ्टर दिस देखो, समझोगे बात को ध्यान से. इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू रिमूव 100% वाटर फ्रॉम द सॉइल सैंपल, नहीं तो वो रॉक हो जाएगा दोस्त. तो अभी भी आपका कुछ सॉलिड है, कुछ पानी है. ऐसा नहीं कि आपका पानी खत्म हो गया है. नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नहीं तो रॉक बन जाएगा दोस्त. वो क्या बन जाएगा? रॉक बन जाएगा. तो रॉक तो है नहीं, आप सॉइल पढ़ लो, राइट? रॉक तो है नहीं, आप सॉइल पढ़ लो. और मेरे दोस्त यहां पे अब पानी निकलना बंद हो गया. अब वाटर का स्केप आउट होना बंद हो गया है. वाटर इज नो लॉन्गर दैट कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, मतलब आपका जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो ओवर हो गया. अब देखो, इफ अगर वॉल्यूम अभी भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन पानी बाहर नहीं निकल रहा है, still the volume is getting decreased and the water is not coming out. This indicates the occurrence of secondary consolidation. जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसके रीअरेंजमेंट के कारण ये वॉल्यूम कम हो रहा है. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंसोलिडेशन. और ये बात मैंने आपको बताया भी था. और इट जनरली जो हाईली प्लास्टिक क्लेज होता है उसमें ये सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन अगर वेरी लो प्लास्टिक है तो उसमें आपको इतना ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है. तो क्या बोल रहे हैं यहां पे? सॉलिड प्लस वाटर. यहां पे क्या बोल रहा है? इफ वाटर इज नॉट कमिंग आउट एंड स्टिल volume change occurs, then this indicates secondary consolidation. This indicates secondary consolidation, which is due to rearrangement of solid particles. Significant किस में होगा? Significant in highly plastic clays. Significant in highly
प्लास्टिक क्लेस। क्लियर है दोस्त? तो पूरा प्रोसेस, इनिशियल कंप्रेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सबको क्लियर हो गया? पूरा प्रोसेस, इनिशियल कंप्रेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सबको क्लियर हो गया दोस्त? चलो फटाफट नोट कर लोगे, फटाफट नोट कर लोगे, प्लीज नोट डाउन फर्स्ट। तो जब हम कंसोलिडेशन बोल रहे हैं, जब हम कंसोलिडेशन सिर्फ बोल रहे हैं, जब हम वर्ड सिर्फ कंसोलिडेशन यूज कर रहे हैं, तो हम यूज किसके लिए करते हैं? फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। वी यूज इट फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। चलिए नोट करेंगे सब लोग, प्लीज नोट डाउन फर्स्ट। आपका थ्रू आउट द प्रोसेस जो वॉल्यूम होगा वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। थ्रू आउट आपका वॉल्यूम क्या होता जा रहा होगा? कम होता जा रहा होगा। ठीक है, चलिए प्लीज नोट डाउन फर्स्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये क्लियर है सबको? देन दिस, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट कर्व्स। कंसोलिडेशन के दौरान क्या हो रहा है? आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, आपने सडन लोड लगाया है, आपका वॉल्यूम कम हो रहा है ड्यू टू रिमूवल ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अब हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब सेटलमेंट हो रहा है। द वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? द सॉइल इज गेटिंग सेटल्ड। तो अब हम बना रहे सेटलमेंट कर्व, सेटलमेंट वर्सेस टाइम का कर्व। ठीक है, देखो यहां पे सेटलमेंट है इसलिए हम एक्सिस डाउनवर्ड दिखा रहे हैं। सेटलमेंट है इसलिए एक्सिस हम कहां दिखा रहे हैं? डाउनवर्ड दिखा रहे हैं। So I'm drawing the settlement versus time का कर्व। सेटलमेंट वर्सेस टाइम का कर्व हम बना रहे हैं। सेटलमेंट वर्सेस टाइम का कर्व हम बना रहे हैं। तो क्या दिखेगा हमको? देखो यहां पे हम ये दो तरीके के सॉइल के लिए बना रहे हैं। एक हम बनाएंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। किसके लिए दोस्त? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और दूसरा हम बनाएंगे फाइन ग्रेन सॉइल। एक हम बनाएंगे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए और दूसरा हम किसके लिए बनाएंगे? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हम कंपेयर करने जा रहे हैं। बनाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हम कंपेयर करने जा रहे हैं। क्या कंपेयर करने जा रहे हैं? देखो यहां पे अगर मैं कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहा हूं तो कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉइड ज्यादा होगा या फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड ज्यादा होगा? जल्दी बताओगे किसमें टोटल वॉइड्स ज्यादा होंगे, कोर्स ग्रेन में या फाइन ग्रेन में? यस, आपने पढ़ा है ये बात कि इंडिविजुअल वॉइड इज मोर इन द कोर्स ग्रेन सॉइल। लेकिन अगर फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉइल अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करोगे तो वो ज्यादा किसमें मिलता है? यस, इन द फाइन ग्रेन सॉइल। सो टोटल वॉइड्स ज्यादा किसमें है? फाइन ग्रेन सॉइल में। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स is less compared to fine grained soil for a particular volume of soil, for a particular volume of soil। ठीक है, for a particular volume of soil। तो अगर यहां पे मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम है तो भैया जो सेटलमेंट होगा वो वॉइड्स के कम होने से ही तो होगा।
जो सेटलमेंट होगा वॉइड कम हो रहा होगा तभी तो हो रहा होगा। तो जिसमें वॉइड पहले से ही कम है उसमें सेटलमेंट ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो यार, जिसमें वॉइड्स पहले से ही कम है उसमें सेटलमेंट ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस बात है कम होगा। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? हेंस सेटलमेंट, हेंस सेटलमेंट in fine grained soil is more as compared to coarse grained soil। ये बात समझ में आ गया? तो सेटलमेंट किस में ज्यादा मिलेगा? फाइन ग्रेन में, कोर्स ग्रेन में कम। ठीक है, पहला बात। अच्छा, अब यहां बात करते हैं परमिएबिलिटी का। किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी? किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल की कि फाइन ग्रेन सॉइल की? यस, वी नो दैट परमिएबिलिटी इज मोर इन विच सॉइल? इट इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। जितना साइज छोटा होते जाएगा उतनी परमिएबिलिटी क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। सो द परमिएबिलिटी इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। तो अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है तो पानी ज्यादा तेजी से बाहर निकल सकता है। अगर परमिएबिलिटी कम है तो पानी उतना स्लोली बाहर निकलेगा। क्या मतलब हुआ भैया? पानी जितना तेजी से बाहर निकलेगा सेटलमेंट का जो रेट होगा वो उतना तेज होगा। पानी जितना धीरे बाहर निकल रहा है सेटलमेंट का रेट उतना कम होगा। मतलब सेटलमेंट रेट किस में ज्यादा मिलने वाला है? सेटलमेंट रेट किस में ज्यादा मिलने वाला है? इट विल बी मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, सेटलमेंट रेट विल बी मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। देखिए यहां पे क्या लिख रहे हैं? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल is more compared to that of coarse grained, उल्टा लिख दिया ना, is less compared to that of coarse grained soil, right? Hence settlement rate, is more in coarse grained soil as compared to फाइन ग्रेन सॉइल। तो सर अब अगर मैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बात कर रहा हूं तो कोर्स ग्रेन सॉइल में हमको क्या बोला मैंने कि भाई यहां पे सेटलमेंट कम होगा लेकिन सेटलमेंट रेट ज्यादा होगा। फाइन ग्रेन सॉइल में क्या बोला? सेटलमेंट ज्यादा होगा लेकिन सेटलमेंट रेट कम होगा। अब देखो यहां पे सब लोग, इफ आई ड्रॉ दिस डायग्राम, एक ये डायग्राम है, दूसरा ये डायग्राम है, ठीक है? तो अगर आपने मेरी बातों को ढंग से सुना है, अगर आपने मेरी बातों को ढंग से सुना है तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि सेटलमेंट कौन से कर्व में ज्यादा है। तो विद दिस सेटलमेंट की सिर्फ बात करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइन ग्रेन सॉइल, और ये किसके लिए हो जाएगा? फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। अच्छा सर, सेटलमेंट रेट भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज सेटलमेंट पर यूनिट टाइम। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? स्लोप से डिसाइड करेंगे। दैट आई विल डिसाइड बाई स्लोप। देखो यहां पे इधर स्लोप ऐसा और इधर स्लोप ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? तो एट एनी इंस्टेंट
एट एनी इंस्टेंट आपको सेटलमेंट रेट किधर ज्यादा मिल रहा है, जहां स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप किस में ज्यादा दिख रहा है, कोर्स्ड एंड सॉइल में दिख रहा है, कोर्स्ड एंड सॉइल में दिख रहा है। तो सेटलमेंट रेट इज मोर इन द कोर्स्ड एंड सॉइल एज कंपेयर टू दैट ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। सेटलमेंट रेट आपको कहां ज्यादा मिल रहा है, कोर्स्ड एंड सॉइल में ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू दैट ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये सारा जो भी बात मैं बोल रहा हूं ना, assertion रीजनिंग में डायरेक्ट पूछता है, दे आस्क डायरेक्टली इन द assertion रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नोट करोगे सब लोग, नोट करोगे। सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व, सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व, प्लीज नोट फास्ट एवरीवन। So this is the first of the curve that we have learned, that is settlement versus time curve. This is the first of the curve that we have learned, that is settlement versus time curve. चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब आगे देखेंगे, आगे देखिए। So the next form of curve is void ratio versus effective stress. Void ratio versus effective stress, sigma dash. अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप void ratio के बारे में बात करो, मान लो आपका एक स्ट्रक्चर है ना, मान लो आपके पास सॉइल गिवन है, ठीक है। इस सॉइल का इनिशियल वॉइड रेशियो ई नॉट है, आपने कुछ सरचार्ज लगाया जो फर्दर सॉलिड में सॉलिड पे ही जाएगा, ठीक है, जो फर्दर सॉलिड पे ही जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, वहां पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं सरचार्ज को बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीज द सरचार्ज, अगर मैं बोलूं कि यार देखो यहां पे Q1 है आपका सरचार्ज, इफेक्टिव स्ट्रेस है सिग्मा 1 डैश, ठीक है, दिस इज केस 1, केस 1। केस 2 में मैं क्या कर रहा हूं, वही सॉइल है उसी इनिशियल पोजीशन पे है, वही सॉइल है उसी इनिशियल पोजीशन पे है। दैट इज इनिशियल पोजीशन क्या है, मेरा इनिशियल वॉइड रेशियो ई नॉट है, लेकिन सरचार्ज हमने अगर बढ़ा दिया, सरचार्ज अगर हमने बढ़ा दिया तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरा जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, जो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अब अगर इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या मेरा, अगर मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या मेरा वॉइड रेशियो कम होगा और ज्यादा कम होगा। देखो यहां पे ये मेरा इनिशियल वॉइड रेशियो था, ठीक है, और मान लो मेरा अगला वॉइड रेशियो क्या है, E1 है, तो चेंज मेरा क्या है, डेल्टा E1, चेंज मेरा क्या है, डेल्टा E1। यहां पे जब हम सरचार्ज बढ़ा रहे हैं तो मेरा वॉइड रेशियो है E2 और चेंज क्या है, डेल्टा E2। तो मेरे दोस्त कौन बड़ा होगा, डेल्टा E1 बड़ा होगा या डेल्टा E2 बड़ा होगा। आप अगर लोड को बढ़ा रहे हो तो आपका सेटलमेंट बढ़ेगा, आप अगर लोड बढ़ा रहे हो तो आपका सेटलमेंट बढ़ेगा। सेटलमेंट किसके कारण हो रहा है, वॉइड्स के कम होने के कारण हो रहा है, राइट। तो अगर आप लोडिंग बढ़ा रहे हो तो आपका जो वॉइड रेशियो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरे दोस्त यहां पे आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा E1 विल बी लेस देन डेल्टा E2 इन दिस पर्टिकुलर केस, यस और नो। आप लोड जितना बढ़ाओगे वॉइड रेशियो उतना कम होगा। ये बात समझ में आ गया। जितना आप सरचार्ज बढ़ाओगे उतना आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा और उतना ही आपका वॉइड रेशियो क्या होने जा रहा है दोस्त, कम होने जा रहा है। ये बात सबको क्लियर हो गया, ये बात सबको क्लियर हो गया दोस्त। टेल मी यस और नो, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। तो अब देखिए यहां पे देखेंगे सब लोग। So I'm drawing the curve between void ratio on the y-axis and
effective stress sigma dash on the x axis. तो कैसा कर्व बनेगा, इंक्रीजिंग प्रोफाइल या डिक्रीजिंग प्रोफाइल? अब वॉइड आपका सिग्मा बढ़ेगा, ई बढ़ रहा है, या सिग्मा बढ़ रहा है तो ई घट रहा है, कैसा कर्व बनेगा? इंक्रीजिंग प्रोफाइल और डिक्रीजिंग प्रोफाइल? यस, साफ पता चल रहा है डिक्रीजिंग प्रोफाइल है, साफ पता चल रहा है डिक्रीजिंग प्रोफाइल है। और मेरे दोस्त दूसरी बात, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हो इट इज नॉट लीनियर, ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हो दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, इट इज नॉट लीनियर। ये आपको एक कर्व आपको दिख रहा है, दिस इज अ कर्व, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो यहां पे सब लोग, तो मेरे दोस्त इफ आई ड्रॉ द कर्व बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख के क्या मिलेगा, एक कर्व लाइन मिलेगा और डिक्रीजिंग प्रोफाइल मिलेगा। क्यों डिक्रीजिंग प्रोफाइल है पहले बताएं, आप लोड बढ़ाओगे, सरचार्ज बढ़ाओगे, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, सॉइल ज्यादा कंप्रेस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वॉइड रेशियो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। दैट मींस स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका वॉइड रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, वॉइड रेशियो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे, अगर मान लो हमको यहां पे स्लोप बताना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मेरे को यहां पे स्लोप बताना है तो हम 2 पॉइंट लेंगे, वी विल सेलेक्ट 2 पॉइंट्स, वी विल सेलेक्ट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, लेट अस से द पॉइंट्स आर ए एंड बी, और इसको कनेक्ट किया बाय अ स्ट्रेट लाइन, इसको कनेक्ट किया बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरा इनिशियल E1 है, सिग्मा 1 डैश है, E2 है, सिग्मा 2 डैश है, तो ये तो सबको दिख रहा है कि इट इज अ डिक्रीजिंग प्रोफाइल, मतलब स्लोप निगेटिव आएगा। ये तो सबको दिख रहा है कि इट्स अ डिक्रीजिंग प्रोफाइल, तो स्लोप क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब देखो यहां पे स्लोप ऑफ E वर्सेस सिग्मा डैश क्या बताता है, क्या बताता है, ये बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। क्या बताता है दोस्त, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। दिस कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज डिनोटेड बाय AV, दिस कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज डिनोटेड बाय AV। तो अब मेरे को यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ डेल्टा E डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल्टा सिग्मा डैश, डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा डैश, यही होगा दोस्त। स्लोप कैसे बताते हो, E वर्सेस H का डायग्राम होता है, स्लोप आप कैसे बताते हो, E वर्सेस H का डायग्राम होता है, तो आपका y tan थीटा क्या होता है, y बाई एच होता है, तो y आपका क्या हो गया, डेल्टा E, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा E, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, दिस आई एम सेइंग एज डेल्टा सिग्मा डैश, इसी को मैं बोल रहा हूं डेल्टा सिग्मा डैश। क्लियर है बात? तो यहां पे आपका स्लोप ऑफ E वर्सेस सिग्मा डैश इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिनोटेड एज AV, दैट इज डेल्टा E बाय डेल्टा सिग्मा डैश। क्लियर है बात? तो यहां पे क्या क्या पॉइंट गौर करने का था, गौर करने का पॉइंट क्या था कि भैया मेरा वॉइड रेशियो का क्या इफेक्ट होगा जब मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, वो हमने देख लिया। उसके बाद गौर करने का क्या पॉइंट था कि भाई स्लोप कैसा बन रहा है, आपका कर्व कैसा बन रहा है, लीनियर नहीं है, ये क्या है, एक कर्व है। और यहां पे अगर हमको किसी भी पॉइंट पे स्लोप बताना है तो हमको क्या करना होगा, 2 पॉइंट हमने लिया है, कनेक्ट किया बाय स्ट्रेट लाइन, we'll find the curve. That slope is given by coefficient of compressibility, उसको हम क्या बोलते हैं, coefficient of compressibility बोलते हैं, denoted as AV। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो AV टर्म है ये सॉइल का कंप्रेशन नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्यों, अब समझो बात को ध्यान से। दिस स्लोप इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कर्व। ये जो स्लोप आप देख रहे हो AV, दिस इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ कर्व, ये अलोंग द कर्व आपको वैरी होता हुआ दिख रहा है। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिनोट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिनोट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल। इसी रीजन से दिस AV इज नॉट यूज्ड वाइडली, बिकॉज ये सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी नहीं बता सकता है। देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं,
AV is not used to denote compressibility of soil because it is not constant for the soil. It is not constant for the soil. ठीक है बात, ये सॉइल के लिए आपको कांस्टेंट नहीं होता. इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर द सॉइल. क्लियर है बात. सो दैट इज वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट. ठीक है, तो भैया हमको कुछ तो चाहिए होगा ना, हमको कोई भी तो एक ऐसा पैरामीटर होगा ना कि जिसको हम देख के बता सकते, अच्छा ये इतना है तो इतना कंप्रेशन होगा अगर आप ये लोड लगा रहे हो तो, राइट. तो कर्व को हमको स्ट्रेट बनाना है ना भाई. वी हैव अ वेरी सिंपल एक तरीका है. जब एक कर्व लाइन को आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो. क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, जल्दी बताओगे. व्हाट यू कैन डू, एक कर्व लाइन को स्ट्रेट करना है, एक कर्व लाइन को स्ट्रेट करना है, क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओगे. आपको लॉग लगाना पड़ेगा. तो अगला मेरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हम क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे. वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. तो अब अगर मैं लॉग कर्व बनाऊं तो कर्व कैसा बनेगा. अगर मैं वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग कर्व बनाऊं तो मेरा कर्व कैसा बनेगा. यस, कर्व मेरा कैसा बनेगा, वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस. वॉइड रेशियो versus log of effective stress. Now in this situation अगर मैं कर्व बनाऊं तो it will be a straight line. It will be a straight line. आपको कर्व कैसा दिखने वाला है, स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है, क्योंकि जब आप E वर्सेस सिग्मा डैश का कर्व बनाए थे तो इट वाज अ कर्व, और उसी को हमको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, लॉग लगाया, ताकि हम एक पैरामीटर डिफाइन कर सके जो सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी को बता रहा होगा. ठीक है, देखो अब यहां पे, देखो अब यहां पे. तो मेरे दोस्त मुझे अब इसका क्या बताना है, स्लोप बताना है. मुझे अब इसका क्या बताना है, स्लोप बताना है. देखो यहां पे, देखो आपको पता है ये जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर जा रहा है, इसका बेस्ट फायदा किसको होगा. इसका बेस्ट फायदा उन बच्चों को होगा जो बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, जिनको पढ़ना है, जिनको बकवासबाजी नहीं चाहिए, जिनको चाहिए सर अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूं ना, या 1.25 घंटा दे रहा हूं ना, या दे रही हूं, तो सर वो समय मेरा प्रीशियस होना चाहिए. वो समय में हम बेस्ट आउटपुट निकाल के लाए, वैसा कंटेंट होना चाहिए. तो उसी के लिए पढ़ा रहे मेरे दोस्त. ये लेक्चर सबके लिए है भी नहीं. जिनको टाइम पास चाहिए क्लास में तो आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हो. देखो यहां पे, तो मेरे दोस्त यहां पे इनिशियल E1 है, लॉग सिग्मा 1 डैश है. E2 है, लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश है. राइट, क्लियर है बात. अब दोस्त मेरे को इसका स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहां पे, स्लोप ऑफ E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश. स्लोप ऑफ E वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन. उसको कंप्रेसिबिलिटी बोले थे, इसको क्या बोले, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स, और कंप्रेशन इंडेक्स. किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसको, वी आर डिनोटिंग इट बाय सीसी. कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स किससे डिनोट कर रहे हैं, वी आर डिनोटिंग इट बाय सीसी.
देखिए अब यहां पे तो ये क्या लिख रहे हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, हम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो गया डेल्टा ई, सी सी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन लॉग ऑफ, देखो आप क्या लिखोगे, सिग्मा 2 डैश माइनस सिग्मा 1 डैश, सिग्मा 2 डैश माइनस लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा ई डिवाइडेड बाई लॉग ए माइनस लॉग बी, आई कैन राइट एज लॉग ऑफ ए बाई बी, तो सिग्मा 2 डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 डैश, सिग्मा 2 डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 डैश। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको यूज होगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चंस आप बना रहे होगे, बट अभी ये आपका बेस शुरू हुआ है, इट स्टार्टेड विद दिस बेस, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन अगर ज्यादा होगा, मतलब स्लोप ऑफ ई वर्सेस लॉग सिग्मा डैश अगर ज्यादा होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ। अगर मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन ज्यादा निकल के आ रहा है, तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी या कम होगी? टेल मी एवरीवन, टेल मी एवरीवन फर्स्ट, बताओगे दोस्त, बताओगे? देखो इसको समझते हैं विद अ कर्व, इसको समझते हैं विद अ कर्व। और जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं और एक चीज 2-3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो हमको कुछ को कांस्टेंट मानना पड़ता है ना, तभी कंपैरिजन आप कर पाते हो। तो ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा डैश, मान लीजिए आपका सॉइल ए है और सॉइल ए का स्लोप ये रहा, ठीक है, दिस इज द स्लोप फॉर सॉइल ए, सॉइल ए, ठीक है। और एक और कर्व बना दे, मान लीजिए ये कोई कर्व है, मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये आपका सॉइल बी के लिए है, एक आपका सॉइल ए के लिए, दूसरा आपका सॉइल बी के लिए। किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप ज्यादा है? यस, किसका कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन ज्यादा है, बताओगे यार? वी कैन क्लियरली सी दैट कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन फॉर बी इज मोर देन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन फॉर ए। सही बात है क्या? साफ साफ दिख रहा है ये बात, साफ साफ दिख रहा है ये बात। अब देखो यहां पे हमको एक पॉइंट दिख रहा है जहां पे दोनों का वॉइड रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं स्ट्रेस बात कर रहा हूं तो वो भी मेरे को सेम दिख रहा है, ठीक है, वो भी मेरे को सेम दिख रहा है। तो ये इनिशियल पोजीशन मान लो ये E1 है, ये लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश है। अब आपने लोडिंग बढ़ाई, आपने लोडिंग बढ़ाई और लेट अस से आप सेम लोड पे बात कर रहे हो, आपका सिग्मा 2 डैश सेम है, लॉग ऑफ सिग्मा 2 डैश। तो अगर आपका सिग्मा 2 डैश सेम है तो देखिए फॉर सॉइल ए मेरा E2 पे गया, फॉर सॉइल बी मेरा E2 डैश पे गया। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको? तो अगर मैं वॉइड रेशियो का कंपैरिजन देखूं, सो दिस इज डेल्टा E फॉर सॉइल ए एंड दिस इज डेल्टा E, इसको डैश कर दे रहे, दिस इज फॉर सॉइल बी। तो आपको क्या दिख रहा है? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन ज्यादा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन ज्यादा है, उसमें वॉइड रेशियो ज्यादा कम हुआ फॉर द सेम लोडिंग अप्लाइड, उसमें वॉइड रेशियो ज्यादा कम हुआ और मेरे दोस्त उसमें ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी हुआ, वो ज्यादा कंप्रेस हुआ। तो ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन,
greater the coefficient of compression, more will be the compressibility. ये बात समझ में आ गई? Greater the coefficient of compression, more will be the compressibility. Yes, clear है बात? देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं? Greater the value of CC, more will be the compressibility. More will be the compressibility. ठीक है बात? उतना कंप्रेशन आपको ज्यादा देखने मिलेगा. सीसी का वैल्यू जनरली कहां से कहां तक लाइट करता है? सीसी वैल्यू generally lies between 0.1 to 0.8. 0.1 से लेके 0.8 के बीच में लाई करता है. 0.1 से लेके 0.8 के बीच में लाई करता है. ठीक है बात? तो मेरे दोस्त, हमने कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा. कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, आपका मल्टीपल स्टेज लोडिंग क्या होता है, कैसा कर्व बनता है, सीसी को निकालने का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, और टेरजागी थ्योरी पे हम मूव कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है? तो मेरे दोस्त, मैं देखो फिर से वही बात बोल रहा हूं कि हाँ, आपका ये जो सेशन है, जो 1.25 घंटा आप दे रहे हो, वो जब आप बहुत सारे सेशन जो 2-2 घंटा पढ़ते हो तब ये कंटेंट मिलता है, इस क्वालिटी का कंटेंट मिलता है. ऐसे तो 1 घंटा में लोग कंसोलिडेशन पूरा करा दे, क्या भरोसा. ठीक है? लेकिन अगर इस क्वालिटी का कंटेंट चाहिए और इतने कम टाइम में आपको जो 1 घंटा 1.25 घंटा दे रहे हो, मोर देन इनफ है. तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होगा, है ना? तो मेरे दोस्त 26 ऑफ मई आपका नया बैच शुरू हो रहा है, जहां पे कृष्ण प्रकाश सर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. फॉर ज्वाइनिंग you can use the code that is BHAR10, BHAR10, BHAR10 रे बाबा, है ना? और मेरे दोस्त, obviously you are going to learn the top educators of the country. So my dear friend, अभी आपका 20 तारीख तक 20, that means till day after tomorrow, आपका ऑफर चल रहा है जहां पे आप 4 मंथ एक्स्ट्रा अवेल कर सकते हो. अगर आप 24 मंथ्स का ले रहे हो, आइदर यू टेक प्लस और आइकॉनिक. अगर आप 12 मंथ्स के लिए जा रहे हो तो 3 मंथ एक्स्ट्रा है, 9 मंथ्स के लिए जा रहे हो तो 2 मंथ एक्स्ट्रा है. अभी जो आपको फीस पे करना है फॉर अवेलिंग दिस, फॉर 24 मंथ्स आपको 68,790 है. आफ्टर यूजिंग द कोड दैट इज BHAR10, BHAR10 अप्लाई करोगे, आपको ये फीस पड़ेगा. 12 मंथ्स के लिए अप्लाई करो 45,237, और 9 मंथ्स के लिए अप्लाई करो तो 40,714. ये आपको पे करना पड़ेगा. इफ यू टेक प्लस, यही आइकॉनिक के लिए जा रहे हो तो फीस थोड़ा हाई रेंज में चल जाता है. क्यों चल जाता है? बिकॉज आपको प्रिंटेड नोट्स और PYQ हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलता है. एक मेंटर आपको स्पेसिफिक डेडिकेट कर दिया जाता है, राइट? और साथ ही साथ अगर आप प्लस भी ले रहे हो, यार सबसे बड़ा फायदा क्या, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो. आपको जो बैच में पढ़ने का मन है उस बैच से पढ़ सकते हो. और मेरे दोस्त, मेरा मानना है डाउट सॉल्विंग अनअकैडमी लर्निंग ऐप से बेटर कहीं नहीं है, क्योंकि द वे वी यूज टू क्लियर द डाउट्स एट द इंस्टेंट दैट वी क्लियर द डाउट इज अमेजिंग, राइट? एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर देन 5600 क्वेश्चंस दैट इज इटसेल्फ एम्बेडेड इन द ऐप. ठीक है मेरे दोस्त? और अगर आपको लगता है सर मैं इतना ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो आपको लोन का ऑप्शन है. अगर आप एक टाइम नहीं पे कर पा रहे, यू हैव द ऑप्शन ऑफ लोन. वहां पे आप विद इन 2 आवर्स विद मिनिमम पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको लोन आप ले सकते हो. ठीक है? एंड मेरे दोस्त, इवन दैट अगर आपको कुछ नहीं है तो आपका 21 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, जाओ जाके लिख देना. वहां भी सिर्फ एक कोड लगेगा, दैट इज BHAR10, BHAR10. यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप, राइट? अब भूलना नहीं है मेरे दोस्त, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना, BHAR10 कोड लगाना, क्योंकि कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो प्लस आपका गेट हो, ESE हो, स्टेट एग्जाम हो, या अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आप डायरेक्टली मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो और अपने जूनियर्स या किसी को रेफर कर सकते हो. ठीक है? थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन एंड आई विल कंटिन्यू टेकिंग सच लेक्चर्स जहां पे कम टाइम में
अच्छा कंटेंट आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? थैंक यू एवरीवन, डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड विल एंजॉय, ठीक है? थैंक यू, बाय. Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and SE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and SE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.